जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। स्वागत है आप सभी ऑब्जर्वर्स का आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स पर। फर्राटा फिजिक्स में इस समय आप क्लास 11th का लेक्चर देखने वाले हैं। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले क्लास 11th की फिजिक्स हम लोग स्टडी करेंगे। क्लास 11th की फिजिक्स हम लोग स्टडी करेंगे और जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 1 क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसको टॉपिक को पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है लेंथ एंड इट्स यूनिट। इट्स यूनिट एट इट्स यूनिट इन डिफरेंट टाइम। इट्स यूनिट इन डिफरेंट टाइम और सम मेजरमेंट्स और कुछ मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टडी किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट क्या क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स के बारे में स्टडी किया था। और हमने देखा था कि फंडामेंटल यूनिट्स में लेंथ की यूनिट क्या थी? मीटर। मास की यूनिट क्या थी? किलोग्राम। टाइम की यूनिट क्या थी? सेकंड। करंट की यूनिट क्या थी? एम्पियर। और बहुत सारी डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा था, जैसे वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड। मतलब यूनिट का इंट्रोडक्शन हमने इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर्स में कंसर्न कर लिया था। तो आज हम लोग इसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा नॉलेज से रिलेटेड है। तो NCERT में इतना ज़्यादा इलेबोरेट करके आपको नहीं बताया गया है, लेकिन हम यहाँ पे लेंथ के बारे में पूरी बात करने वाले हैं। मतलब हिस्ट्री में लेंथ को कैसे मेज़र किया जाता था, इतिहास में बहुत पहले जो सिविलाइजेशंस थी वो अपने यहाँ लेंथ को कैसे मेज़र करती थी, ये सारी चीज़ों का आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेंथ के बारे में सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक ऐसे प्लेस पे चले जाइए जहाँ कंसंट्रेशन आपका अच्छा सा बन पाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग लेंथ की डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग यूनिट्स को देखेंगे, फिर डिफरेंट मेजरमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो लेंथ क्या होता है इसकी डेफिनेशन पहले देखेंगे। लेंथ, हेडिंग डाल दीजिए लेंथ। लेंथ इसमें लिखिए द क्वांटिटी ऑफ स्पेस in one dimension is called length। मतलब स्पेस में जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसी डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? लेंथ बोला जाता है। ठीक है, तो लेंथ का मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पेस का अमाउंट होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? लेंथ बोल देते हैं या डिस्टेंस बोल देते हैं। डिस्टेंस को किससे मेज़र किया जाता है? अब अलग अलग इतिहास में अलग अलग टाइम पर अलग अलग यूनिट से डिस्टेंस को मेज़र किया जाता था। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसकी यूनिट क्या क्या होती थी, पहले कैसे मेज़र करते थे, अब किससे मेज़र करते हैं, बीच में किससे मेज़र करते थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब इसको देखने वाले हैं। इसको लिखने के बाद अब हेडिंग डाल दीजिए यूनिट्स इन डिफरेंट टाइम। ठीक है, तो इसको जल्दी लिखिए क्योंकि हमें स्पेस चाहिए, तो हम अलग अलग चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। जल्दी करिए। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे फिर ये वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट्स इन डिफरेंट टाइम्स देखिएगा। यूनिट्स इन द हिस्ट्री टू मॉडर्न। अब यूनिट्स को हम लोग दो टाइम पीरियड के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि एंशिएंट टाइम पे कैसे यूज़ करते थे। एंशिएंट टाइम पे, एंशिएंट में दो जगह की हम लोग देखेंगे कि यूनिट क्या क्या होती थी। एक तो अपने इंडिया की और दूसरा हम लोग देखेंगे वर्ल्ड की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मिडवल टाइम पे कैसे हम लोग मेज़र करते थे। उसके बाद इसमें मॉडर्न जो आपका यूनिट है लेंथ की, वो क्या है?
कैसे हम लोग इस समय लेंथ को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड में कैसे यूनिट्स को मेज़र किया जाता था। देखिए हमारे पास बहुत सारी सिविलाइजेशन थी। जैसे हमारे पास कौन कौन सी सिविलाइजेशन है? इजिप्टियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, उसके बाद मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, उसके बाद ग्रीस मिस्र सिविलाइजेशन, ब्रिटिश सिविलाइजेशन। ठीक है, ब्रिटिश सिविलाइजेशन। तो बहुत सारी सिविलाइजेशंस थी, सबकी अपनी अलग अलग यूनिट होती थी। तो हम लोग इन्हीं के टाइम पे यूनिट्स वगैरह देखेंगे कैसे डिसाइड होता था। इंडिया में हम लोग देखेंगे यूनिट वैदिक टाइम पे कौन सा यूनिट होता था, और उसके बाद हम लोग देखेंगे हड़प्पन में भी हमारे पास लेंथ वगैरह मेज़र किए जाते थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौटिल्य के टाइम पे कौन कौन सी यूनिट्स वगैरह यूज़ होती थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। मिडवल में हमारे पास जैसे ये आपका जिस समय ये जो मुग़ल एम्पायर थे, मुग़ल एम्पायर कौन सी यूनिट वगैरह इस्तेमाल करते थे, इसको देखेंगे। मॉडर्न टाइम पे इस समय पूरा वर्ल्ड जो यूनिट यूज़ करता है, जैसे मीटर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वर्ड से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी बहुत जानकारी लेते हुए अपने मीटर तक की जर्नी को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे बहुत सारी सिविलाइजेशंस जो पहले होती थी, तो सबका अपना अलग अलग कल्चर होता था। लेकिन एक चीज़ ये देखने को मिलता था सबसे पहले कि जो लोग पहले रहते थे तो वो थिंग्स एक्सचेंज प्रोसेस को फॉलो करते थे। मतलब जैसे किसी को कोई ज़रूरत पड़ी तो अपना सामान किसी दूसरे को देते थे, उनसे कुछ दूसरा सामान लेते थे। तो जिसकी जैसी ज़रूरत होती थी वैसे अपना सामान एक दूसरे से ले दे के प्रोसेस करते थे। लेन देन का प्रचलन बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता था। लेकिन लेन देन प्रोसेस में कभी कभी मिस मैच हो जाता था, डिस्प्यूट हो जाता था। डिस्प्यूट ये होता था कि जैसे मान लो कि ए कोई है और ये कोई पर्सन बी है। ठीक है, अब ए ने क्या काम किया, ए ने अपने हाथ से मेज़र करके कोई रस्सी इतनी बड़ी दी। सपोज करते हैं ए ने इतनी बड़ी रस्सी दी अपने हाथ से मेज़र करके, किसको, बी को। अब जब बी को वापस करना था तो बी ने क्या काम किया कि बी ने कहा कि अब ये लीजिए इतनी बड़ी रस्सी हम आपको देंगे। अब इसमें होता क्या था कि ए का हाथ बड़ा था, तो वो अपने बड़े हाथ से बड़ी रस्सी देता था, बी का हाथ छोटा था तो इसके हाथ से छोटी रस्सी आती थी। तब इन दोनों लोगों में डिस्प्यूट हो जाता था कि भाई हमने जो है आपको बड़ी रस्सी दी और आप हमें छोटी रस्सी क्यों वापस कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि फिर क्या किया जाए कि दोनों लोगों में हम लोग लड़ाई ना करें, डिस्प्यूट ना हो। तो लोगों ने समझौता किया। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा है कि हम लोग एक ऐसी जगह चलते हैं, कहाँ पे, सी के पास या किंग के पास चलते हैं। अब किंग का पूरे एरिया पे जिसको भी लेंथ को मेज़र करना होता था वो किंग को ही रेफरेंस बनाता था। मतलब किंग के बॉडी पार्ट्स को ही अपना लेंथ का यूनिट बनाता था। तो इसी डायरेक्शन में इजिप्टियन ने सबसे पहली बार, इनके यहाँ जो किंग थे उनका नाम था पारो। क्या नाम था? पारो उनका नाम था। पारो के हाथ से सबसे पहली बार इन्होंने जो पहली यूनिट डिसाइड की उसका नाम रखा गया 1 क्यूबिट। और इसी यूनिट सिस्टम को इजिप्टियन भी फॉलो करने लगे, बेबीलोनियन भी फॉलो करने लगे, मेसोपोटामियन और मिस्र लोग भी सारे लोग फॉलो करने लगे। और जब इन्होंने देखा, ब्रिटिश ने देखा कि जब इजिप्टियन ने अपनी अलग यूनिट बनाई है तो ब्रिटिश ने भी अपनी अलग यूनिट बनाना शुरू किया। तो वो सब यूनिट्स क्या क्या है, कौन सी यूनिट्स हैं, जैसे 1 क्यूबिट इक्वल टू क्या होता है, और कौन सी यूनिट है लेंथ की, कौन सी यूनिट्स इजिप्ट में चलती थी, बेबीलोनियन में और यहाँ पे। तो वो सारी यूनिट्स के बारे में अब हम लोग देखने चल रहे हैं। तो चलिए अब इस वाले पॉइंट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब पहले के टाइम पे जो यूनिट होती थी बॉडी पार्ट्स को ही यूनिट बनाया जाता था। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे हम लोग उधर से ये सब कवर करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं।
अब हेडिंग डाल दीजिए 1 क्यूबिट, ऐसे लिखो यूनिट इन द एंशिएंट टाइम, उसके बाद 1 क्यूबिट, एक एक चीज़ करके लिखते चलेंगे हम लोग। इसको आपने नोट कर लिया था ना। चलिए 1 क्यूबिट, 1 क्यूबिट इक्वल टू क्या था, 1 क्यूबिट इक्वल टू तब जो पारो का हाथ था, पारो के एल्बो से और ये जो मिड फिंगर का जो टिप पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी उसको 1 क्यूबिट बोला गया। ठीक है, तो 1 क्यूबिट का मतलब डिस्टेंस बिटवीन एल्बो टू टिप ऑफ मिडिल फिंगर ऑफ पारो। ठीक है, पारो वाज द किंग इन द इजिप्ट। उसके बाद ये 1 क्यूबिट इन्होंने जैसे ही डिफाइन किया, उसके बाद फिर क्या होता है कि ब्रिटेन में फिर आपके हेनरी फर्स्ट क्या डिफाइन करते हैं, 1 यार्ड डिफाइन करते हैं। 1 यार्ड का मतलब कितनी डिस्टेंस, यहाँ से मिड ऑफ द चेस्ट टू टिप ऑफ द मिड पॉइंट। तो मिड ऑफ द चेस्ट टू टिप ऑफ मिडिल फिंगर ऑफ हेनरी, किसका, हेनरी फर्स्ट का। ओके, हेनरी फर्स्ट क्या थे, वो किंग थे, कहाँ के, ब्रिटिश के। तो ये आपका इजिप्ट में डिफाइन हुआ है, ध्यान से देखिएगा, और ये कहाँ पे डिफाइन हुआ, ब्रिटिश में। ठीक है, बॉडी पार्ट से ही यूनिट। उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद फिर और भी बहुत सारी यूनिट डिफाइंड होती हैं। तो उन सारी यूनिट्स को अब हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, तो उन सारी यूनिट का डायग्राम चलिए बनाइए ज़रा जल्दी से। जैसे ये कोई पर्सन है और ये पर्सन का क्या है, ये हैंड है एंड दिस इज द लेग। ठीक, अजान हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, अभी इधर 5 मिनट के आसपास ये होगा, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। हाँ, हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम कहाँ पे थे, तो जैसे ये हमारे पास है, तो 1 क्यूबिट का मतलब ये हुआ, ये आपका जैसे यहाँ से यहाँ तक होता है, फिर उसके बाद इसको ऐसे ले लीजिए। ठीक है, ये 1 क्यूबिट का मतलब एल्बो से फिंगर टिप की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं 1 क्यूबिट। ओके, दिस इज कॉल्ड द 1 क्यूबिट। और 1 यार्ड, जैसे अपने हैंड को स्ट्रेच करेंगे हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग बोलेंगे 1 यार्ड। दैट इज कॉल्ड द 1 यार्ड। उसके बाद आता है फिर यहाँ से पूरी लेंथ, वहाँ से लेके यहाँ तक, इस मिडिल फिंगर टिप से इस साइड मिडिल फिंगर टिप तक की जो डिस्टेंस पूरी होती है, स्ट्रेच करने के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फैदम। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड द 1 फैदम। ठीक है, और ये जो हैंड होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाम। तो 1 पाम, जैसे ये हमारे पास है ना, यहाँ देखिए, इसको अगर ऐसे बनाए हम लोग, एंशिएंट टाइम पे ऐसे ही यूज होता था। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे, 1 पाम। ठीक, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, हैंड स्पैन। अपने पूरे हैंड को स्प्रेड करिए ऐसे, तो देखिएगा यहाँ से जो आपका बनेगा डायग्राम, ये यहाँ से ऐसे लेके देखिएगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड स्पैन। ठीक है,
क्या बोलेंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक का हैंड स्पैन। ध्यान से देखते चलें, हैंड स्पैन। और एक जो फिंगर होता है, एक फिंगर की जो विड्थ होती है, जैसे यहाँ से देखिए, अगर हम एक फिंगर को बनाएं ये, तो एक फिंगर की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिजिट। 1 डिजिट। अब बताइए 1 पाम इक्वल टू कितना डिजिट होगा, तो यहाँ पे डेट इसको लिखते भी चलेंगे, कन्वर्जन। एंशियंट टाइम का जो कन्वर्जन था, कन्वर्जन में क्या लिखेंगे, कन्वर्जन में लिखेंगे 1 पाम इक्वल टू, 1 पाम इक्वल टू होता है 4 डिजिट। डिजिट समझ में आ रहा है ना किसको बोलते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 फैदम, तो 1 फैदम इक्वल टू 2 यार्ड। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 2 यार्ड, तो 1 फैदम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 यार्ड। और 1 यार्ड देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो यार्ड होती है। अब इसमें 2 क्यूबिट आएंगे, एक ये, तो 2 क्यूबिट आएंगे। इसका मतलब 1 यार्ड इक्वल टू 2 क्यूबिट। ठीक है। अब फीट किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ आपका पैर है, ड्राइंग थोड़ी सी हमारी अच्छी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, तो 1 फीट का मतलब एक पूरा जो फीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फीट। ठीक है। एक पेस किसको बोलते हैं, जैसे आप चलते हैं ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो आप स्टेप चलते हैं, जैसे आपका ये पैर है, यहाँ से देखिए ये, और उसके बाद ये आगे ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं 1 पेस। क्या बोलते हैं, पेस। तो ये बॉडी पार्ट से पहले डिस्टेंसेस मेज़र की जाती थी। छोटे छोटे बच्चे जो पहले क्रिकेट खेलते थे, वो जो कि पिच जो होती थी, आपकी पिच कितनी बड़ी होनी चाहिए, 24 कदम वो पैर से मेज़र करते थे, 24 कदम के बराबर होता था, तो वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, उसको अपनी पिच बनाते थे, उतनी बड़ी वो पिच लेते थे। ठीक है। तो कहने का मतलब बॉडी पार्ट से हम लोग बहुत सारी डिस्टेंसेस पहले मेज़र किया जाता था। उसके बाद फिर ये देखा गया कि जो किंग होते हैं, जैसे किंग पारो का हाथ से क्यूबिट डिसाइड किया गया, तो लोगों के साथ फिर ये हुआ कि भाई जब किंग की डेथ हो जाएगी तब हम लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए फिर लोगों ने सोचा कि जब किंग की डेथ हो जाएगी तो सोसाइटी में फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग अब किसी पर्सन को अपना यूनिट नहीं बनाएंगे, ऐसी चीज़ों को यूनिट नहीं बनाएंगे जो चेंज होती है। अब हम लोग ऐसी चीज़ों को यूनिट बनाएंगे जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, जो ज़्यादा दिनों तक रह सकती है। तो लोगों ने अब किसी पर्सन को यूनिट बनाने के बजाय लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को यूनिट बनाने की तरफ अपनी जर्नी को धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो वो क्या क्या यूनिट बनाए उसको तो अभी हम देख रहे हैं, लेकिन पहले आप इसके रिलेशंस को लिख लीजिए। तो देखिए ये जो 1 फैदम है, 1 फैदम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होती है, और यहाँ से यहाँ तक 6 फीट के बराबर है। 1 2 3 4 5 6, तो 1 फैदम इक्वल टू कितना होता है, 6 फीट। और 1 यार्ड इक्वल टू कितना होता है, 3 फीट, क्योंकि यार्ड यहाँ से यहाँ तक और इसमें 3 फीट के बराबर आता है। समझ आ रहा है ना। और 1 फैदम में 1 फैदम इक्वल टू 18 पाम। ये जो पाम है, अगर इसी पाम को आप अपने मेज़र करते जाइए 1 2 3 4 5 6, तो 1 फैदम की डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, 18 पाम के बराबर हो जाएगी। समझ गए। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे कोई पर्सन होता है, किसी पर्सन की जो हाइट होती है हमेशा 3.5 क्यूबिट होती है। अब इसको इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, हाइट ऑफ द पर्सन, ध्यान से देखिएगा, हाइट ऑफ द पर्सन क्या होता है, 3.5 क्यूबिट। आप अपने हाथ से मेज़र करिए, चलिए खड़े होइए,
अपने हाथ से देखिए, आप 3.5 रहेंगे, 3.5, 1 2 फिर 3.5। तो किसी भी पर्सन की हाइट जो होती है वो कितना होती है, 3.5 क्यूबिट। इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं, क्यूबिट। और एक चीज़ और देखिए, और ये जो फैदम होता है, अपने दोनों हाथ को स्ट्रेच करिए और इस जो मिडिल फिंगर से इस मिडिल फिंगर तक जो डिस्टेंस होती है, यही डिस्टेंस आपकी हाइट के बराबर होती है। तो आपकी लंबाई जितनी है, या तो आप अपनी लेंथ को सर से लेकर पैर तक मेज़र कर लीजिए, या तो आप इस टिप से इस टिप तक हाथ फैलाने के बाद पूरा मेज़र कर लीजिए, दोनों बात बराबर ही है। तो मतलब आपकी हाइट कितनी आती है, 1 फैदम। तो हाइट ऑफ द पर्सन इज क्या हो जाएगा, 1 फैदम। ध्यान से इसको देखते रहें। 1 फैदम इज द हाइट ऑफ द पर्सन, और 1 फैदम इक्वल टू 3.5 क्यूबिट। यहाँ लिखिए 1 फैदम इक्वल टू 3.5 क्यूबिट। समझ गए। तो ये सारी हमारी क्या हो गई, यूनिट्स हो गई। एंशियंट टाइम पे वर्ल्ड में, मतलब भारत के बाहर ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी। हालांकि बाद में धीरे धीरे ये सब प्रचलन जो है भारत में भी आया, लेकिन भारत के बाहर इस तरह से चीज़ें यूज़ होती थी, इस तरह से चीज़ें डिफाइन होती थी। आर यू गेटिंग इट। तो अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इंडिया में एंशियंट टाइम पे कौन कौन सी यूनिट्स कैसे कैसे यूज़ होती थी। चलिए इसको नोट कर लीजिए सब लोग, जल्दी करें। अब हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इंडिया में देखेंगे। देखिए इंडिया में जैसे हमारे पास क्या है कि बहुत पहले इंडियन एंशियंट यूनिट में, इंडियन एंशियंट यूनिट ऑफ लेंथ, इंडियन एंशियंट यूनिट ऑफ लेंथ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको क्या क्या यूज़ किया जाता था। कण यूज़ किया जाता था, दूसरा परमाणु, उसके बाद तीसरा अंगुल, चौथा यूज़ किया जाता था रजाकन, पांचवा धनुर्मुष्टि, ठीक है। उसके बाद फिर क्या यूज किया जाता है, योजन, ठीक है। तो ये रजाकन हम लोग उसको बोलते हैं। रजाकन का मतलब ये हुआ कि जो पहले रथ चलते थे तो रथ से जो छोटे छोटे कण निकलते थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजाकन। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वर्ल्ड में एक फिंगर से छोटी डिस्टेंस को डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन अपने इंडिया में फिंगर से छोटी डिस्टेंसेस को भी डिफाइन किया गया था। जैसे कण, परमाणु और रजाकन और ये अंगुल, ये सब क्या है, फिंगर से छोटी डिस्टेंसेस हैं। उसके बाद आपके पास बड़ी डिस्टेंसेस आती हैं। तो योजन, जो बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस होती थी वो सब योजन में मेज़र की जाती थी। अब योजन किसको कहते हैं, तो इसको भी हम लोग अभी देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि हनुमान चालीसा में एक लाइन है, आप देखिए। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, युग सहस्त्र योजन पर भानु। क्या है, युग सहस्त्र योजन पर भानु। लाइन को देखेंगे, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। हनुमान जी के लिए कहा गया है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु मतलब सन, सूर्य। इतनी दूर पर सन होने के कारण हनुमान जी उसको मीठा फल, मधुर फल समझ के सूर्य को खा जाते हैं। हनुमान चालीसा में ऐसा जो है डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है, दिस इज द मैथमेटिकल पार्ट। तो युग का मतलब क्या होता है,
युग का मतलब होता है 12,000 साल, ठीक है। सहस्त्र का मतलब होता है 1000 और योजन का मतलब होता है 8 माइल। कुछ लोग, अब इसको ध्यान समझेंगे, इतिहास में कुछ लोग 1 योजन को 8 माइल बोलते हैं, कुछ लोग 1 योजन को 8 किलोमीटर बोलते हैं, कुछ लोग 1 योजन को 13 किलोमीटर बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो डिस्क्रिप्शन मिलता है वो 1 योजन इक्वल टू 8 माइल मिलता है। और 1 माइल इक्वल टू क्या होता है? 1 माइल इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर। किलोमीटर और माइल ये सब यूनिट बाद में डिफाइन हुई है, ध्यान से समझिएगा। तो 1 माइल इक्वल टू आज का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, ठीक है, 1 माइल इक्वल टू। तो अब चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस भानु की। तो 12,000 इंटू 1,000 इंटू 8 माइल है, तो 1 माइल में 1.6 किलोमीटर। अब इसको हम लोग 3 और 6 0 है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 1.6 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए 12 96 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर 6। अब 16 छक्का 96 के 4 से लगा 9, 16 9 144 9 153, डेसिमल 1 डिजिट के इधर लगेगा तो 10 पावर 6, इसको लिख देंगे, डेसिमल इधर आ जाएगा तो 1.536 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 किलोमीटर, अप्रॉक्स 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है। तो जो हनुमान चालीसा में डिस्टेंस बताई गई वो 15 करोड़ बताई गई, और यही डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज प्रूवन बाय द साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी। और वहाँ पे ये डिस्टेंस का कैलकुलेशन भी किया गया, जो आज के साइंटिस्ट बताते हैं। आज के साइंटिस्ट बताते हैं जो सन का डिस्टेंस है 1.496 इंटू 10 पावर 8 किलोमीटर बताया जाता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट कितना है? 15 करोड़। ये भी 15 करोड़ है और ये भी 15 करोड़। तो इस तरह से ये जो डिस्टेंस बताई जा रही है, आजकल का जो डिस्टेंस इसको प्रूव करता है। तो आज का डिस्टेंस इसकी सत्यता की जांच करता है, और आज का जो सन का डिस्टेंस, साइंटिफिक जो डिस्टेंस बताया जा रहा है, इससे ये प्रूफ होता है कि पहले जो इंडियन कल्चर का जो कैलकुलेशन था डिस्टेंस का, और बाकी जो कैलकुलेशंस थे जो हमारे स्पेस के थे, वो सारे के सारे कैलकुलेशन काफ़ी एक्यूरेसी के साथ किए जाते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज का जो साइंटिफिक सिस्टम है, इससे बहुत बेहतरीन लेवल का, बहुत अच्छा सिस्टम हमारा इंडियन सिस्टम था। लेकिन क्योंकि आज इसके नॉलेज की कमी के कारण और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो हमारा जो ज्ञान है वो एकदम तितर बितर हो चुका है, एकदम उसको कहीं पे मिलने के आसार नहीं है। तो इसलिए हमारा ज्ञान कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे धूमिल होता चला जा रहा है, और ये नया साइंटिफिक ज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि जो चीज़ आज प्रूफ हो रही है वो हमारे यहाँ बहुत पहले ही, कई हजार साल पहले ही प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे इस योजन का मतलब क्या हुआ। और जो अभी भगवान राम ने श्रीलंका जाते समय जो पुल बनाया था, उसको भी योजन में ही नापा गया था, वो योजन में ही बनाया गया था, ठीक है। उसका एक्यूरेट डेटा अभी मुझे नहीं मालूम है, तो बाय द वे योजन में ही वो सारी चीज़ें पहले कैलकुलेट होती थी। तो कहने का मतलब यहाँ पे 1 योजन इक्वल टू 8 माइल होता है। और ये 1 योजन यूनिट कब थी? एंशिएंट टाइम पे थी, इंडिया की, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन ठीक लग रहा है ना? अब हम लोग आगे चलते हैं। अब एंशिएंट टाइम से जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग मिडवल टाइम पे आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अभी हम लोग हड़प्पा सभ्यता में देख रहे थे। हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदारो में, वो सब अब बोला जाता है कि दिस वाज द सिटी सिविलाइजेशन। वहाँ पे पूरा का पूरा अर्बन सिविलाइजेशन उसको बोला जाता है। मतलब वहाँ पे शहर वाला जो सिस्टम होता है, बड़ी नालियाँ सुव्यवस्थित तरीके से बनी होती हैं, ठीक है, और सड़कें भी बिल्कुल परपेंडिकुलर तरह से मैथमेटिकल के हिसाब से बनी होती हैं। तो वहाँ पे जो ब्रिक्स पाए गए, ब्रिक्स ईंट जो पाई गई, वो भी पक्की ईंट पाई गई। पक्की ईंटों का जो डायमेंशन का रेशियो था वो कितना था? 4:1।
लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इससे पता चलता है कि इसका मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इसका मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लेंथ मेजरमेंट सिस्टम था वो काफ़ी एडवांस था। भाई अगर सारी ईंटें 4:1 के रेशियो में पाई जा रही, इसका मतलब सिविलाइजेशन काफ़ी डेवलप्ड था, काफ़ी जो यूनिट सिस्टम था काफ़ी एडवांस लेवल का था, ठीक है, क्योंकि सारी ईंटें 4:1 के रेशियोज में बनती थी, वही पाई जाती थी, ठीक है। अब हम लोग अपने आगे देखते हैं कि हमारा जो लेंथ का यूनिट है मिडवल टाइम पे, मतलब जब मुगल एम्परर्स हमारे यहाँ राज करते थे, मुस्लिम्स रूल जब था, तो यूनिट क्या थी। ओके, लेट्स प्रोसीड। चलिए इसको सब आप नोट करते चलें, आई एम टेलिंग यू वेरी सिस्टमैटिक मैनर। और ये सब आपके इसमें एनसीईआरटी में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ चीज़ें नॉलेज के लिए देखना चाहिए। आप कभी नॉलेज में वीक ना पढ़ें, मैं नहीं चाहता कि हमारे स्टूडेंट जहाँ जाएं तो वो वीक पढ़ें। आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी हर तरीके से जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना आई विल ट्राई टू एजुकेट यू। ओके, मॉडर्न नॉलेज से लेके प्रीवियस नॉलेज से लेके हर जगह से आपको एजुकेट करेंगे, डोंट वेरी फॉर दैट। तो अब हम लोग आते हैं मिडवल टाइम पे। मिडवल टाइम पे आते हैं। मिडवल टाइम पे जो यूनिट चलती है वो क्या चलती है, गज, ठीक है। 1 गज इक्वल टू होता है 36 इंच। 1 गज इक्वल टू होता है 36 इंच। अब 1 इंच क्या होता है, 1 इंच इक्वल टू होता है 1 इंच इक्वल टू होता है 12 लाइन्स, और 1 फीट इक्वल टू होता है 1 फीट इक्वल टू होता है 12 इंच। तो अभी तक जो पैर का जो आपने फीट देखा था ना, पैर से यहाँ से यहाँ तक, उसको अब हम लोग 12 इंच में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सब यूनिट्स क्या चलती थी बताइए, ये सब यूनिट चलती थी मिडवल टाइम पे। और जो आपके ताजमहल बने हुए हैं या मुस्लिम्स टाइम में जितने भी आर्किटेक्चर्स बने हुए हैं वो उन सब का मेजरमेंट किस में होता है, गज में होता है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो हमारे पास मिस्र की ये मिस्र का जो इसको क्या बोलते हैं, पिरामिड है, मिस्र का जो पिरामिड है वो भी ये देखा गया कि जब गज से उसको मेज़र किया गया तो बिल्कुल परफेक्ट उसका मेज़रमेंट आ रहा है। पिरामिड का जो मेज़रमेंट गज से मेज़र किया गया तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये जो गज वाला सिस्टम था, ये जो गज वाला सिस्टम था, इसका मतलब मिस्र से इसका कहीं जो है मिस्र के लोग भी शायद इसको यूज़ करते होंगे। अभी कोई क्लियरिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि अगर कोई मेजर सपोज दैट यूनिट यहाँ डिसाइड हुआ और कोई भी चीज़ यहाँ बन रही है, वहाँ का मेजरमेंट बिल्कुल इसी के यूनिट की सटीक आ रहा है, तो इसका मतलब ये लोग जाहिर सी बात है इस यूनिट को फॉलो कहीं ना कहीं करते होंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करते होंगे जो इस यूनिट के साथ कोरिलेट करती होंगी, ठीक है। तो ये था मिडवल टाइम की यूनिट्स। अब हम लोग मॉडर्न टाइम के यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि लेंथ को मॉडर्न टाइम में कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है। क्लास 11th के ऑब्जर्वर्स, मॉडर्न टाइम का चलिए देखिए, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेड करना है, ठीक है, ट्रेड करने के लिए अगर आप जितना कॉमन सिस्टम यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स रहेंगे, मतलब इनका जो डिस्टेंस मेज़र करने का तरीका है, जो मास मेज़र करने का तरीका है, जितना ज़्यादा कॉमन होगा उतना बढ़िया ट्रेड होगा। अब पता लगा यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू इतनी डिस्टेंस और यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू इतनी डिस्टेंस है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ ट्रेड सिस्टम बढ़िया नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर पूरी दुनिया को एक करना होगा, पूरी दुनिया को ग्लोबलाइज करना होगा, मतलब सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे सारी टेक्नोलॉजी आपस में जल्दी जल्दी अगर शेयर करना है, मतलब हमें घुलना मिलना है, तो हमें अपने सिस्टम को कॉमन बनाना होगा, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो आपका जो है मनोरंजन की दुनिया हो, चाहे हमारा जो साइंटिफिक चीज़ें हों, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हर चीज़ को हमें शेयर करनी होगी। तो हम लोग एक कॉमन मोड पे आके खड़े हो सकते हैं और फिर हमारा वर्ल्ड काफ़ी अच्छे लेवल पे होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमें एक ऐसे यूनिट की ज़रूरत है जो पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल हो। अगर एक स्पेसिफिक रीजन में एप्लीकेबल होगा तो उसको ट्रेड करने में प्रॉब्लम होगी। जैसे इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो सारे कंट्री के लोग समझ सकते हैं,
but your regional language works only their own region. It will not works in the other regions of the earth. That's why we should develop the things which is common to all over the world. So the modern unit of length is actually a meter. ठीक, तो 1 मीटर किसको कहते हैं, पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, किसी भी लाइट, जो लाइट चलती है, लाइट आप देखते हैं ना ट्रैवल करती, तो लाइट ध्यान से देखिएगा 1/299792458 सेकंड में, कोई भी लाइट इतने सेकंड में जितनी दूर चलती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बताइए, 1 मीटर। ठीक है, तो अब मीटर से सारी डिस्टेंसेस मेज़र होती हैं। एक चीज़ और, जैसे हमें अब डिस्टेंसेस, अब हमारे पास क्या है, बड़ी डिस्टेंसेस को भी मेज़र करना है, छोटी डिस्टेंसेस को भी मेज़र करना है। तो बड़ी डिस्टेंसेस को कैसे मेज़र करेंगे, छोटी डिस्टेंसेस को कैसे मेज़र करेंगे, तो अब हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए, जितनी बड़ी डिस्टेंसेस, जैसे अर्थ से सन की डिस्टेंस हो गया, अर्थ से दूसरे प्लैनेट की डिस्टेंस हो गया, सन से दूसरे प्लैनेट की डिस्टेंस हो गया, तो बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसका नाम है पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड, ओके। और जो स्मॉल डिस्टेंसेस होती हैं, स्मॉल डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए, जैसे मार्कर की अगर आपको लेंथ चाहिए तो आप सेंटीमीटर में मेज़र कर लेंगे, और छोटा सा हल्का सा चाहिए, मान लीजिए आपका पेन जो होता है, इसकी थिकनेस अगर हमको चाहिए तो मिलीमीटर में मेज़र कर लेंगे। लेकिन अब अगर बाल की थिकनेस चाहिए तो कैसे मेज़र करेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉर्मल जो डिस्टेंसेस होती है उसको हम लोग किस में मेज़र करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में। और छोटी डिस्टेंसेस होती है जैसे अप्रॉक्स 10⁻⁻⁴ मीटर की, उसको हम लोग मेज़र करते हैं किससे, वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर से मेज़र करते हैं। ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उसके बाद जो और छोटा डिस्टेंस मेज़र करना है, 10⁻⁵ मीटर, 10⁻⁵ मीटर को हम लोग मेज़र करते हैं स्क्रू गेज से। किससे मेज़र करते हैं, स्क्रू गेज से। और हमको छोटा डिस्टेंस मेज़र करना है, अप्रॉक्स आप समझिए कि 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁸ के आसपास की डिस्टेंस मेज़र करनी है, या 10⁻⁷ के डिस्टेंस मेज़र करनी है, तो हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। किसका यूज़, माइक्रोस्कोप का यूज़, ठीक है। और छोटा डिस्टेंस मेज़र करना है, और छोटा डिस्टेंस मेज़र करना है, अप्रॉक्स आप समझिए 10⁻⁸ टू 10⁻⁻⁰। तो इसके लिए हम लोग एक्सरे का यूज़ करते हैं, एक्सरे का यूज़ करते हैं। और छोटा डिस्टेंस मेज़र करना है, और छोटा डिस्टेंस मेज़र करना है, तो इसके लिए हम लोग किस 10⁻⁻10 से 10⁻⁻12 के आसपास, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ज़्यादा हमको छोटा अगर मेज़र करना है तो किससे मेज़र करेंगे, अप्रॉक्स आप 10⁻12, उसके बाद हम 10⁻15, 10⁻16, और छोटा अगर करना है, इन सब के लिए आप चाहे जो छोटा हो, इन सब के लिए जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं उसका नाम है टनलिंग, टनलिंग माइक्रोस्कोपी। टनलिंग माइक्रोस्कोपी की हेल्प से हम लोग और छोटी डिस्टेंसेस को मेज़र करते हैं, और जो बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस होती है उसको हम लोग मेज़र करते हैं पैरालैक्स मेथड से, ओके। पैरालैक्स मेथड क्या है, इसके बारे में हम लोग इसके बाद वाले वीडियोस में बात करेंगे। अभी आप ये टेक्नोलॉजी समझ लीजिए कि कैसे कैसे हम लोग किन किन डिस्टेंसेस को किन किन टेक्नोलॉजीज से मेज़र करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये सब आप क्लास 12th में स्टडी करेंगे, ओके। तो कहने का मतलब ये जो डिस्टेंसेस हैं इन सारी टेक्नोलॉजीज से हम लोग मेज़र करते हैं, ओके।
तो अब हम लोग देख लेते हैं, तो क्या है मीटर। तो हमने आपको जैसे बताया कि डिफरेंट टाइम से डिफरेंट यूनिट्स कैसे कैसे इस्तेमाल होती थी, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे बड़ी यूनिट्स को मेज़र करने के लिए हमारे पास जो बड़ी बड़ी यूनिट है वो क्या क्या हैं, तो अब हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल दीजिए बिग यूनिट्स, बिग यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, मॉडर्न बिग यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। अब हम लोग मॉडर्न पे पहुंच गए हैं। ठीक है, मॉडर्न बिग यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस तो क्या क्या है, जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर होता है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक साल में, ध्यान समझिएगा, एक साल में लाइट जितनी दूर ट्रैवल करता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 लाइट ईयर। लाइट ट्रैवल्स, यहाँ लिख लीजिए, लाइट ट्रैवल्स इन 1 ईयर। 1 ईयर 365 दिन में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, दैट इज कॉल्ड द 1 लाइट ईयर। इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर होती है। इसी को हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ओके, अब दूसरा आता है 1 पार्सेक, किसको बोलते हैं, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। 1 पार्सेक, जैसे ये मान लीजिए सन है, इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है, अर्थ। ठीक है, अर्थ यहाँ पे रिवॉल्व करता है और ये सन है, तो अर्थ और सन के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है, अर्थ की जो ऑर्बिट का रेडियस होता है, ये जो डिस्टेंस होती है, जहाँ पे जैसे अगर पास में हो तो देखो ये ज़्यादा बड़ा एंगल बना रहा है ना। जितना हम लोग दूर जाते जाएंगे, जितना दूर जाते जाएंगे उतना एंगल क्या होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, ये और छोटा, और दूर जाएंगे तो ये वाला एंगल और छोटा होता जाएगा। तो जिस डिस्टेंस पर, ध्यान समझिएगा, जिस डिस्टेंस पर ये एंगल 1 सेकंड हो जाए उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 पार्सेक। सपोज दैट ये वाली डिस्टेंस है p, यहाँ पे ये एंगल कितना है, 1 सेकंड। कितना है एंगल, 1 सेकंड। थीटा इक्वल टू 1 सेकंड, और 1 सेकंड को हम लोग 1 डबल डैश लगाते हैं, 1 सेकंड। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड द 1 पार्सेक। डायग्राम बना लीजिए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक की जो वैल्यू आती है वो आती है 1 पार्सेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 पार्सेक। ओके, तो इसको हम लोग 1 पार्सेक बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो डिस्टेंसेज हैं उनको हम लोग मेज़र करने के लिए किससे मेज़र करते हैं, जैसे स्मॉल डिस्टेंसेज जो है, ये सब तो टेक्नोलॉजीज़ हैं, दीज आर द टेक्नोलॉजीज़, कैसे छोटी डिस्टेंस को मेज़र करेंगे। लेकिन जब मेज़र करके वैल्यू लाते हैं तो क्या क्या वैल्यूज़ लिखते हैं वो सब अब हम लोग देखेंगे। इसको सब नोट करते चलें। नाउ स्मॉल यूनिट्स मॉडर्न अब चल रहे हैं। स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ इन द मॉडर्न टाइम, इन द मॉडर्न टाइम, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जैसे नैनोमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, पिकोमीटर हो गया ना, और उसके बाद फर्मी हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया, मिलीमीटर हो गया, नैनोमीटर का मतलब 10 पावर -9 मीटर,
माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻6 मीटर, पीएम का मतलब पीकोमीटर, पीको का मतलब होता है 10⁻12 मीटर, फर्मी का मतलब होता है 10⁻15 मीटर, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10 मीटर, और मिलीमीटर का मतलब 10⁻3 मीटर। समझ गए? तो जो छोटी यूनिट है उनको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। क्लियर? तो हम लोगों ने यहाँ पे छोटी यूनिट्स क्या होती हैं, बड़ी यूनिट्स क्या होती हैं। फाइनली जो हमारे पास आजकल का जो ट्रेंड है वो सारी चीज़ें मीटर में ही रिप्रेजेंट की जाती है। देखिए नैनोमीटर को 10⁻9 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 मीटर को 10⁻9 टाइम्स छोटा कर देंगे तो जो आएगा वही 1 नैनोमीटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मिलीमीटर 10⁻3 मीटर, इसका मतलब 1 मीटर अगर इतना बड़ा है तो इसको 1000 पार्ट में करो। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 9 9 9 9, फिर यहाँ 1000 पार्ट हो गया ना। तो ये जो पहला पार्ट होगा इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मिलीमीटर। ओके। बाकी जो हम अर्थ पे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं ये सब किलोमीटर में चलती हैं, माइल में चलती हैं। तो 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, यू नो ऑलरेडी। ओके। तो ये सारी डिस्टेंसेस हमारे पास हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इन मीटर का यूज़ करके जो हमारे सन के बीच की डिस्टेंसेस है, जो अलग अलग प्लैनेट के बीच की डिस्टेंसेस है, उन सारी डिस्टेंसेस की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए सम मेजरमेंट्स ऑफ द लेंथ। समझ आ रहा है ना? आगे चलें। सम मेजरमेंट्स ऑफ द लेंथ इंटरेस्टिंग है। सम मेजरमेंट्स ऑफ द लेंथ। पैरालैक्स हम लोग इसके बाद वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप परेशान ना हो कि पैरालैक्स सर नहीं बताए या फिर पैरालैक्स सर को आता ही नहीं। ठीक है, आता है लेकिन जो है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा अलग है, इसमें अभी उसको बताने लगेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल भी लगवाना पड़ेगा ना, तो इसलिए उसको अलग से पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे यूनिट्स यूज हुई, आज कहाँ पहुँचे हैं, है ना। चलो तो आप लिख लीजिए सम लेंथ्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो डिस्टेंसेज हैं। जैसे ये हमारे पास सन है, दिस इज ए सन। सन के बाद कौन सा प्लैनेट आता है, मरकरी। उसके बाद कौन आता है, वीनस। उसके बाद कौन आता है, अर्थ, एंड देन मार्स। उसके बाद इसको लिख ले मार्स। उसके बाद जुपिटर। उसके बाद सैटर्न। उसके बाद यूरेनस। उसके बाद नेपच्यून। ठीक है, अब सन से जो डिस्टेंसेस होंगे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंसेस होती है दैट इज़ द 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अभी अभी बताए हैं कितना होता है एस्ट्रोनॉमिकल, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको याद रखिएगा, जहाँ AU है वहाँ पे ये रख देंगे तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम एस्ट्रोनॉमिकल में बात कर रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो वीनस का डिस्टेंस है वो कितना है, 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, मतलब अर्थ की डिस्टेंस से थर्ड पार्ट है, 1/3। अर्थ यहाँ से सन की जो डिस्टेंस है उसका तीसरा पार्ट है ये। अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है ये, वो उसका कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि वही तो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं कहाँ पे, मार्स की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1.52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितना, 1.52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड सन से उसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं, जुपिटर पे। जुपिटर पे जो आपका आएगा कितने डिस्टेंस है, 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और उसके बाद क्या आ जाएगा, सन से सैटर्न के बीच की जो डिस्टेंसेस होंगी, सन से सैटर्न के बीच की जो डिस्टेंसेस होगी, ये सैटर्न के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज द 9.54 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ गए। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंसेस होगी, यहाँ से ये डिस्टेंस कहाँ तक, यूरेनस तक जो डिस्टेंस होगी 19.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, उसके बाद सन से नेपच्यून तक जो डिस्टेंस होगी
क्या होगी, बताओ बताओ भाई, यहीं पे ये जो डिस्टेंसेस होंगी दैट इज द व्हाट 30.06 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जो ये नेपच्यून है ये कितनी दूर है, ये सबसे दूर है, इसका मतलब 30 गुना ज़्यादा है। अर्थ जितनी दूर है अर्थ का 30 गुना ज़्यादा है। ये देखिए ये 20 टाइम्स ज़्यादा है, यूरेनस 20 गुना ज़्यादा है अर्थ से सन के बीच की जो डिस्टेंस उससे 20 गुना ज़्यादा। और ये देखिए 10 गुना ज़्यादा है शनि, सैटर्न। जुपिटर क्या है, जुपिटर देखिए 5 गुना ज़्यादा है ये। उसके बाद ये 1.5 गुना ज़्यादा है जो मार्स है। समझ गए? तो दीज आर द डिस्टेंसेज ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द सन। अब देख लेते हैं अर्थ से मून की डिस्टेंस कितनी है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे डेटाज हैं, वी हैव ए लॉट ऑफ डेटा। ठीक है, तो जो हमारे पास क्या है, जो अर्थ है, क्योंकि ये हमारे पास अर्थ होगी, आप लोग भी डायग्राम बना के इसको देखते चलिए। ये अर्थ है, ये अर्थ और ये क्या है, मून। मून, अर्थ और मून से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। समझ गए? कहीं कहीं पे कुछ लोग 3,86,000 ले लेते हैं, तो दोनों डेटा एक्सेप्टेड है, दोनों ही चलता रहता है। किसी बुक में आपको ये मिल जाएगा, किसी बुक में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो 3,84,400 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस बिटवीन द ये। तो अप्रॉक्सीमेट 3.8 3.9 आप मान ही लो कि 4 लाख किलोमीटर, मान लो राउंड फिगर करके इधर उधर करके 4 लाख किलोमीटर हमसे कौन दूर है। ये जो हमारा मून होता है जिसके लिए करवा चौथ मनाते हैं, और उसके बाद ये जो हमारा है सन हमसे 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, और जिसकी गर्मी आप देख रहे हो, गर्मी में कितना बेतहासा गर्मी है, घमौरिया पूरा निकल जा रहा है। और 5 मिनट आप जो है ये गाना जब से चल गया है लड़के जो है ताना मार रहे हैं लड़कियों को। चलो कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रहे। और ट्रक वाले इसको जो है जाते आते बजाते रहते हैं। चलो तो हाँ, तो समझ रहे हो ना। तो सन से और इसकी जो डिस्टेंस है कितना है, ये अर्थ की 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, और एक चीज़ और हम लोग देखेंगे, ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज प्रॉपर फॉर अस। इसके इधर बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसके इधर बहुत ज़्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर है, और इसके इधर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म एटमॉस्फेयर है, क्योंकि सन की धूप डायरेक्ट यहाँ पे पड़ती है। समझ गए? अब हम लोग थोड़ा सा छोटी यूनिट्स को देख लेते हैं। छोटी यूनिट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मेजरमेंट्स हमारे पास हैं। जैसे एटम, जैसे ये हमारे पास एटम होता है ना, एटम के पास न्यूक्लियस है, तो एटम की रेडियस कितना है, एटम की रेडियस है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो क्या लिखोगे, एटम्स रेडियस, और उसके बाद लिखो हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस। हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस कितना है, 0.5 एंगस्ट्रॉम, मतलब आधा इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन आपका यहीं पे न्यूक्लियस पे पाया जाएगा। तो प्रोटॉन जो होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ लिख लो रेडियस ऑफ प्रोटॉन। रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उस कितना होती है, ऐसे लिखो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। और ये जो हमारा बाल है इसकी थिकनेस कितनी होती है, तो थिकनेस ऑफ द हेयर भी लिख लो, थिकनेस ऑफ द हेयर भी लिख लो, थिकनेस ऑफ हेयर लिख लो कितना, 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रोन होता है, माइक्रोन साइज। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें तो मैंने बहुत आपको कम बताया है,
मतलब जितना एक कॉमन नॉलेज के आसपास होना चाहिए उतना मैंने आपको बताया है। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप डेटा लिखते जाइए, आपका डेटा कम पड़ जाएगा, जितना लिखोगे उतना और बढ़ता चला जाएगा। स्टार जो होता है, जैसे सन है ना, सन के, क्योंकि सन के पास ये पूरा जैसे मान लो कि यहाँ पे देख लेते हैं, ये सन है हमारे पास, ठीक है। सन के पास अपना सोलर सिस्टम है। एक सन के बाद दूसरा सबसे नज़दीक जो तारा है उसको बोलते हैं, जो नज़दीक स्टार है उसका नाम है अल्फ़ा सेंटोरी। क्या नाम है? अल्फ़ा सेंटोरी। इसकी जो डिस्टेंस सोचिए कितनी, काफ़ी दूर है ये। इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4.5 लाइट ईयर। 4.5 लाइट ईयर दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लाइट की स्पीड से चलेंगे, अगर आप लाइट की स्पीड से चलेंगे तो सन से दूसरे स्टार तक जाने में जो डिस्टेंस होगी वो कितना होगी? 4.5 लाइट ईयर। 4.5 साल लग जाएंगे आपको। और वो भी कितनी तेज जाओगे? लाइट की स्पीड से, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से अगर जाओगे तब जाके सन ये अल्फा सेंटोरी के पास 4.5 साल में पहुंचोगे। तो इतनी बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस होती हैं। दूसरी गैलेक्सीज भी हैं, जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सीज आपके पास हो गई है ना। तो बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उनकी भी डिस्टेंसेस जैसे 22,000 के आसपास, 22,000 लाइट ईयर। हमसे जो दूसरी गैलेक्सी है उसकी जो डिस्टेंस है 22,000 लाइट ईयर दूर है। मतलब आप जो है अगर लाइट की स्पीड से चलेंगे तो अर्थ से 22,000 साल लग जाएगा आपको पहुंचने में दूसरी गैलेक्सी के पास, ठीक है। तो ये सारी डिस्टेंसेस कैलकुलेट की गई हैं, लेकिन डायरेक्ट आप कैलकुलेट जाके नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। इसी को तो हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। बाय द वे ये सब पूरा लेंथ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट में हमको बता दीजिएगा। और वीडियो भी कैसा लगा थोड़ा सा आप फीडबैक दे देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम डायरेक्ट आपको बस ऐसे नहीं बता देते हैं, पहले हम रिसर्च करते हैं, कई जगह से ढूंढते हैं, डेटा देखते हैं, नासा की साइट पे जाते हैं, वहाँ से डेटा उठाते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें जब देखते हैं कि अब जाके चीज़ें ऑथेंटिक हो चुकी हैं, अब चीज़ें एक्यूरेट हो चुकी हैं, तब आपके सामने हम कोई चीज़ लॉजिक के साथ लाके प्रेजेंट करते हैं। तो अगर कहीं पे कोई ह्यूमन एरर आ गई हो तो उसके लिए आप देख लीजिएगा। बाकी हमारे हिसाब से हमने पूरा आपको जो है तगड़े लेवल का कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, ये आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं था, नॉलेज के लिए मैंने ये टॉपिक आपको बताया है। इसके बाद का जो लेक्चर्स होगा वो क्या बोलते हैं इसको, पैरेलैक्स मेथड होगा, ठीक है। तो चलिए चलते चलते हम आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि इस समय आप फर्राटा फिजिक्स पर क्लास 11th का लेक्चर देख रहे थे। और फर्राटा फिजिक्स क्लास 11-12 की बोर्ड की तैयारी करवाता है, साथ ही साथ IIT JEE मेंस एंड एडवांस की भी तैयारी करवाता है। उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन की स्पीड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और अगर नेट के भी कोई एस्पिरेंट हो तो उनके क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करते हैं, उनकी भी तैयारी हमारे यहाँ करवाई जाती है। तो अगर आप को चीज़ें ठीक लगे तो आप अपने ग्रुप को और बड़ा करते हैं, और भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं फिजिक्स पढ़ने में बाय नॉलेज बाय एग्ज़ाम्स किसी भी तरीके से, तो उनको हम लोग ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, चलते हैं, मिलेंगे अब आपसे अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू।